स्टूडेंट्स देखिए ये विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस सब्जेक्ट का चौथा लेक्चर वीडियो है, फोर्थ है। ठीक है, इस लेक्चर वीडियो में हम जो है लास्ट लेक्चर वीडियो में हम ट्यूब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो ट्यूब स्ट्रक्चर में अपन ने जो है फ्रेम ट्यूब और ट्रस ट्यूब को डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट है अपना ट्यूब इन ट्यूब। तो देखिए ट्यूब इन ट्यूब क्या है। This type of frame tube consists of an outer frame tube together with internal elevator or service core. Inner tube may consist of brace frame. The outer and inner tube act jointly in resisting both gravity and lateral loads in the building frame. However, the outer tube usually play dominant role because of its much greater structural depth. This type of system is also known as a hull core structure. This system is used where there are large opening in the exterior frame. देखिए इसमें दो ट्यूब होंगी, क्लियर है। एक इंटरनल ट्यूब होगी, एक आउटर ट्यूब होगी। इंटरनल जो होगी वो ब्रेस फ्रेम से कनेक्टेड होती है। ब्रेस फ्रेम का मतलब हो गया बीम कॉलम सिस्टम, है ना। और आउटर ट्यूब में भी स्ट्रक्चरल मेंबर की डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा होती है। देखिए कॉलम बीम है दिखा रखे हैं इनमें। इसमें क्या होगा कि ये डोमिनेंट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रक्चरल में हॉरिजॉन्टल लोड को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये जॉइंट दोनों ट्यूब एक आपस में रिजिडली कनेक्टेड होती हैं जॉइंटली। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है आपका, बंडल ट्यूब सिस्टम। अब बंडल ट्यूब सिस्टम में क्या होता है बेटा, इसमें अपन जो है दो या दो से ज्यादा फ्रेम ट्यूब को जब आपस में मिलाकर कनेक्ट करके जो ट्यूब स्ट्रक्चर बनता है उसको बंडल ट्यूब सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज डिस्क्राइब फॉर वाइडर column spacing in the tubular wall than would be possible with only the exterior frame tube form. लार्जर स्पेसिंग जब अपन को रिक्वायरमेंट होती है तब अपन इसको यूज करते हैं। द बंडल ट्यूब सिस्टम कैन बी विजुलाइज एज एन असेंबली ऑफ ए इंडिविजुअल ट्यूब रिजल्टिंग इन मल्टीपल सेल ट्यूब। तो इसमें क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा फ्रेम ट्यूब को आपस में मिलाकर जब बनाते हैं तो ये बंडल की तरह काम करती हैं। हर फ्रेम ट्यूब की जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है। सेल 1 की हाइट जैसे 80 स्टोर है, सेल 2 की हाइट 60 स्टोर है, सेल 3 की हाइट 100 स्टोर है। इस तरह से अलग अलग हाइट पर ये होती है। द increases in stiffness is apparent, इससे स्टिफनेस बढ़ जाती है। द सिस्टम allows for a greatest height and more floor area. In this system, introduction of an internal web greatly reduce the shear leg in the flange. इस सिस्टम से क्या होता है कि जो फ्लेंज सिस्टम है उसमें shear जो है वो कम हो जाता है ना। कॉलम मोर इवनली स्ट्रेस्ड होते हैं, है ना, और टॉर्शन रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। ये सब इसकी एडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं यहाँ। शेयर वॉल, देखिए बेटा शेयर वॉल जो होती है आपकी एक स्ट्रक्चरल वॉल होती है। स्ट्रक्चरल वॉल का मतलब ये आरसीसी यानी कंक्रीट प्लस में स्टील से बनी होती है। मेन पर्पज शेयर वॉल का क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लोड को कलेक्ट करके वर्टिकल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट की तरफ ट्रांसफर करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम used in building type of structure is to support gravity loads. The most common load resulting from the effect of gravity are dead load, live load, snow load. तो एक स्ट्रक्चर को जब डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ग्रेविटी लोड का होता है। ग्रेविटी लोड मतलब डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड। क्यों इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो ये ग्रेविटी लोड है ये स्ट्रक्चर पर ऑलवेज एक्ट करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल लोड जो होते हैं, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये कभी कभी एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी एक्ट करते हैं तो इनके लिए अपन बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करते हैं। डिजाइन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्रायर इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है कि ये लोड कब एक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे। तो इसलिए वर्टिकल लोड के साथ साथ इन लोड के लिए भी बिल्डिंग को डिजाइन करना पड़ता है। इन लोड का मतलब लेटरल लोड्स। Beside the vertical load, building are subjected to lateral load caused by wind, blast, earthquake. Lateral load can develop high stress, produce sway movement और cause vibration. तो ये lateral load की वजह से बिल्डिंग पर इफेक्ट आता है कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाएंगी, sway movement हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन हो सकता है स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर आपका वीक है तो वो उस पॉइंट से कोलैप्स हो सकता है, जिस भी वीक स्टोरी के अबाउट में बिल्डिंग रोटेट हो सकती है। Therefore, it is very important for a structure to have
sufficient strength against vertical load together with adequate stiffness to resist lateral load. इन वाइब्रेशन के अगेंस्ट एडिशनल स्टिफनेस चाहिए बिल्डिंग को, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ए वर्टिकल मेंबर आर मेड ऑफ स्ट्रक्चरल वॉल जनरली कॉल्ड शियर वॉल। तो इस पर्पज के लिए अपन एक स्ट्रक्चरल वॉल बनाते हैं, वो एक स्ट्रक्चरल वॉल जो है आरसीसी की वर्टिकल वॉल होती है, उसको अपन एक शियर वॉल बोलते हैं। शियर वॉल देखिए आगे, reinforced concrete building often have vertical plate like RC wall called shear wall in addition to beam, slab, column. These walls generally start at foundation level and are continuous throughout the building height. तो ये जो shear wall होती है ये बेटा आपकी आरसीसी की वॉल होती है। मैंने पहले भी बताया था आपको, आरसीसी की वॉल का मतलब है बीम प्लस कंक्रीट प्लस स्टील दोनों होती है। ये जो वॉल होती है एडिशनल वॉल होती है बीम, स्लैब और कॉलम के अलावा। ये आपकी आरसीसी की वॉल जो है फाउंडेशन से स्टार्ट होकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जाती है। द थिकनेस कैन बी एज लो एज 150 mm एज हाई एज 400 mm इन हाई राइज बिल्डिंग। तो शेयर वॉल की जो थिकनेस है वो मिनिमम 150 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 400 mm होनी चाहिए। shear wall vertically oriented wider beams हो गई that carry earthquake load downward to foundation। अब wide beams क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये width और length दोनों में प्रोवाइड की जाती है, तो बीम की तरह एक्ट करती है और वर्टिकली ओरिएंटेड होती है। बीम हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होती है, ये एक की वर्टिकली ओरिएंटेड होती है, जबकि बीम की विड्थ 200 mm 300 mm होती है, जबकि शेयर वॉल की विड्थ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये वर्टिकली ओरिएंटेड हो गई और वाइड मतलब इसकी विड्थ ज्यादा होती है, इसलिए इसको वाइड बीम भी बोलते हैं। बीम की तरह करेगी क्योंकि ये भी एक तरह से आरसीसी का मेंबर ही है, बीम भी आरसीसी का मेंबर होता है जिसमें रेनफोर्समेंट और कंक्रीट होता है। इसी तरह से इसमें भी रेनफोर्समेंट और कंक्रीट होता है शेयर वॉल में। तो इसको अपन वर्टिकली ओरिएंटेड वाइड बीम बोल सकते हैं। वाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उसमें विड्थ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीम ना। प्रॉपर डिजाइन एंड डिटेल्ड बिल्डिंग with shear wall have very good performance during earthquake। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कि अगर आप अच्छे से कोई बिल्डिंग में shear wall को डिजाइन करोगे तो वो earthquake के टाइम पे एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी, परफॉर्मेंस बिल्डिंग की अच्छी आएगी, ठीक है। बिल्डिंग इजीली कोलैप्स नहीं होगी, क्रैक जनरेट नहीं होंगे बीम में। shear wall efficient both in terms of construction cost and effectiveness in minimizing earthquake damage in structural and non-structural element like glass, window, etc। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि shear wall जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम होती है एंड इफेक्टिवनेस होती है किसमें, अर्थक्वेक के टाइम पे दोनों टाइप के मेंबर, जो स्ट्रक्चरल मेंबर नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर को बचाती है डैमेज होने से। स्ट्रक्चरल मेंबर कौन से हो गए आपके, बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब स्ट्रक्चरल मेंबर हो गए जो लोड को बियर करते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर जो लोड को बियर नहीं करते, ग्लास, विंडो, डोर एक्सेट्रा नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट देखिए, shear wall would be provide along preferably both length and width, दोनों में प्रोवाइड होनी चाहिए। however if they are provide only one direction, a proper grid of beam and column in vertical plane must be provided along the other direction to resist strong earthquake effect। तो यहाँ ये बता रहा है कि shear wall को आपको width और length दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर आप वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करा रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी डायरेक्शन में आपका जो बीम कॉलम सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इफेक्ट को रजिस्ट कर सके, ठीक है। देखिए shear wall सेक्शंस देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं shear wall के। टिपिकली shear wall सेक्शन आर बॉक्स टाइप का होता है, एल शेप होता है, यू शेप होता है, डब्ल्यू शेप होता है, एच शेप होता है, टी शेप होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन है shear wall के। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉमन, थिन वॉल्ड hollow RC shaft around the elevator core of the building also resist earthquake force। एक जो रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन होता है ना, जो कि लिफ्ट के चारों तरफ प्रोवाइड होता है, वो मोस्ट कॉमन होता है, उसको आप shear wall जो होती है वो मोस्ट कॉमन वॉल होती है किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, लो हाइट बिल्डिंग में। ये आपका इसमें डायग्राम से बता रखा है कि ये रेक्टेंगुलर थिन होलो
सेक्शन हो गया। जो बीच में जो स्पेस दे रखा है इसमें लिफ्ट के लिए सर्विस को, ये लिफ्ट के लिए होगी। ये चारों जो वॉल होगी आपकी आरसीसी की वॉल होगी, इसको अपन शेयर वॉल बोलेंगे। ये एल शेप सेक्शन होता है, ये यू शेप हो गया, ये एस शेप हो गया। एस शेप का मतलब है कि ये एक वॉल, ये पूरी शेयर वॉल है, फिर ये जो बीम आ रही है इसके नीचे की जो वॉल है ये भी शेयर वॉल है, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम में ये जो भी है आपका यू शेप है, तो अब ये तीनों डायरेक्शन से आपको अर्थक्वेक फोर्सेस से बचाएगा बिल्डिंग में कोलैप्स होने से, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस हो गए शेयर वॉल के। अब देखिए किसी भी बिल्डिंग को जब अपन डिजाइन करते हैं तो उसी टाइम पे अपन प्लान बनाते टाइम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ यहाँ आपको शेयर वॉल्स देनी है, ठीक है। तो वो आप प्लान से आइडेंटिफाई करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं शेयर वॉल का। जैसे इस प्लान में बता रखा है कि ये जो शेडेड लाइन जो है इस कॉलम के बीच में जो ये वॉल होगी ये शेयर वॉल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन ऑफ शेयर वॉल। अब देखिए शेयर वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी बिल्डिंग में। सबसे पहला तो शेयर वॉल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आपका लेटरल लोड को कलेक्ट करेगी, और लेटरल लोड को कलेक्ट करने के बाद ये या तो फाउंडेशन लेवल पे ले जाएगी या फिर नेक्स्ट जो लोड पाथ में स्ट्रक्चरल एलिमेंट आ रहा है उस पर ट्रांसफर करेगी, ठीक है। जैसे शेयर वॉल मस्ट provide the necessary lateral strength to resist horizontal earthquake forces. When shear wall are strong enough, they will transfer these horizontal force to next element in the load path below them. Next आता है कि shear wall also provide lateral stiffness to prevent the roof or floor above excessive side sway. When shear wall are stiff enough, they will prevent floor and roof forming member from तो shear wall also provide lateral stiffness to prevent the roof or floor above excessive side sway. When shear wall are stiff enough, they will prevent floor and roof forming member from moving off their support. तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है शेयर वॉल को, इसको अपन नीचे एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये आपका एक शेयर वॉल है वर्टिकली, ठीक है। तो जैसे अर्थक्वेक फोर्स आएगा तो अर्थक्वेक फोर्स क्या करेगा, इस वर्टिकल अगर ये शेयर वॉल नहीं होती तो ये रूफ को जो है या स्लैब को इस डायरेक्शन में धकेलता। तो ये इससे क्या होगा कि इसका एक तो फर्स्ट चांस तो क्या होगा, इसमें स्वे हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, कनेक्शन फॉर स्लाइडिंग रेजिस्टेंस, ये जो है स्लाइड कर सकती है, वॉल स्वे कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। और अगर ज्यादा ही स्वे हो गया तो ये रोटेट कर सकती है यहां से, है ना, बीच पॉइंट से कहीं से एक क्रैक जनरेट होकर ये पूरी बिल्डिंग रोटेट कर सकती है। तो इसमें तीन चीजें होंगी, या तो स्वे कर जाएगा, या स्लाइड कर जाए, स्वे कर जाए और रोटेट कर जाए। तो उसमें आपका शेयर वॉल अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये स्ट्रेंथ देगी अगेंस्ट शेयर। इस लेटरल लोड की वजह से जो शेयर आ रहा है उस शेयर के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस देगी, और स्टिफनेस प्रोवाइड कराएगी अलोंग साइड स्वे, स्वे होने से बचाने के लिए स्टिफनेस प्रोवाइड कराएगी। स्लाइडिंग के अगेंस्ट तो स्लाइडिंग के अगेंस्ट जो है रेजिस्ट करेगी, स्टिफनेस देगी साइड स्वे के अगेंस्ट, और रोटेट करने से बचाने के लिए आपको कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी फॉर अपलिफ्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया आपका शेयर वॉल का, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। ना तो ये इसको अपलिफ्ट होकर रोटेट करेगी, ओवरटर्न करेगी, ना ही इसमें जो है स्लाइडिंग होगी, ना ही इसमें स्टिफनेस की वजह से ये साइड स्वे करेगी, ठीक है। तो बिल्डिंग में रूफ को स्टिफनेस प्रोवाइड कराती है, कॉलम को स्टिफनेस प्रोवाइड कराती है ताकि वो ओवरटर्न ना हो, अपलिफ्ट होकर रोटेट ना कर जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है आपका शेयर वॉल का, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई कंप्लीट।